प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता ऊषा को समझेंगे, पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा 1953 में लिखी गई ये कविता, 1953 में लिखी गई ये कविता एक आधुनिक कविता के रूप में विशेष प्रकार की कविता प्रतीत होती है, दिखाई देती है। इन्होंने इस कविता में प्रातःकालीन स्थिति का चित्रण किया है। सूर्योदय के पूर्व पल पल हो रहे परिवर्तनों को लिपिबद्ध किया है, जो कि बहुत ही व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आकर्षित करने वाली स्थिति होती है। प्रातःकाल के वर्णन से शायद ही कोई महत्वपूर्ण कवि, श्रेष्ठ कवि वंचित रहा हो, वर्णन न किया हो। सभी ने कुछ न कुछ लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि ये दृश्य ऐसा होता है कि बिना इसको लिखे हुए कवि रह नहीं सकता। जयशंकर प्रसाद ने बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अज्ञे जी ने भोर का बावरा हेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। बड़ा अच्छा वर्णन किया। लेकिन जयशंकर प्रसाद या अज्ञे जी का जो वर्णन है वो उसकी सुंदरता पे, उसकी सुंदर क्रियात्मकता पे स्थित है। लेकिन ये कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की उषा कविता, यह सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व पल पल हो रहे परिवर्तनों को भी लिपिबद्ध करने का प्रयास करती है, जिसमें पूर्ण रूप से सफलता भी अर्जित करती है। शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय के पूर्व पल पल हो रहे परिवर्तनों के केवल मूक दृष्टा नहीं है, बल्कि प्रातःकाल की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी हैं, निर्माता भी हैं। कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता हुआ एक ऐसे गतिशील शब्द चित्र को उपस्थित करता है जो नैसर्गिक प्रकृति की सुबह से जुड़ा है। गांव की सुबह में राख से लिपा हुआ चौका, काली स्लेट पर खड़िया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहक वातावरण, सभी कुछ मौजूद है। इस तरह से यह कविता प्रातःकालीन हो रहे प्रतिक्षण
परिवर्तन को दर्शाती है और उस आसमानी गति को, प्रातःकालीन आसमान में हो रहे परिवर्तन को पृथ्वी पर मनुष्यों के आचार विचार व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करती है। आसमान में जो बातें बताई गईं, जो घटनाएं घटी, जो परिवर्तन हुए, उनको बिंबों के माध्यम से पृथ्वी पर क्रियाकलाप से उसकी तुलना की, प्रतिदिन के क्रियाकलाप से उसकी तुलना की। आकाश के दृश्य की तुलना करना दिन के शुरुआत और उजासे को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। आकाश में सूर्योदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है और उषा रात्रि के गहन अंधकार और कालिमा को समाप्त कर प्रकाश फैलाने की, सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बनकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। उषा यह सूर्योदय से पहले के समय को कहा जाता है। प्रातः, भोर, उषा ये नाम हैं। और उषा चूँकि वो एक, जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में वो जागते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा समय माना जाता है। सुंदर हवा चलती है, अच्छी हवा चलती है, ताजगी मिलती है, तरोताज़ा कर देती है, व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करती है। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास किया जाएगा। उषा को यहाँ पर एक स्त्री के रूप में, एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार सबसे पहले प्रतीत होता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्रसंग प्रस्तुत कविता में प्रातःकाल के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया गया है। प्रातःकालीन के आकाश का, नभ मीन्स आकाश का चित्रण करते हुए कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकाल के आकाश की तुलना, ब्रह्म मुहूर्त के आकाश की तुलना नीले शंख से करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का आकाश, ब्रह्म मुहूर्त का नभ नीला नीला ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीला शंख। शंख की तुलना इसलिए की गई है, नीले शंख को इसलिए उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि मानो जो उसकी पवित्रता है, जो उसकी शाश्वतता है, जो उसकी श्रेष्ठता है, जो उसको लोगों को
जागृत करने का जो कार्य है वो उस आकाश में पाया जाता है। इसी समय ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि योगी अपनी साधना करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, अर्थात पवित्रता को, शास्त्रता को, ईश्वरत्व को इत्यादि को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उस समय की पवित्रता इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए नीले शंख का उपमान कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये प्रयोगवादी कविताओं में अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये ब्रैकेट में लिखने की परिकल्पना शुरू हुई। ब्रैकेट में लिखने से जिस बात को आप कह रहे हैं उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए और अधिक उसको व्याख्यायित करने के लिए ब्रैकेट में का प्रयोग किया गया है। जो लिखा है अभी गीला पड़ा है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ, उसके बाद प्रातःकालीन नभ में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और वो बदलाव कैसा होता है कि मानो किसी ने चौका माने ओपन किचन जिसको आप यहाँ कहते हैं, वो गांव में जब जहाँ भोजन बनता था, भोजनालय जिसको कह लो, उसको पवित्र करने के लिए राख मीन्स जली हुई जो लकड़ियाँ होती हैं, उनकी जो डस्ट होती है उसको राख कहते हैं। और उस राख को पानी में भिगो करके लीप दिया जाता है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो कह रहे हैं कि उसके बाद में ये ऐसा कुछ स्लेटी कलर का हो जाता है आसमान, ऐसा कुछ कालिमा से युक्त होता है, कुछ स्लेटी कलर, काला बिल्कुल नहीं मानिए, स्लेटी कलर मानिए, स्लेटी कलर का होता है। किस तरह का? जैसे वो राख से लीपा हुआ चौका होता है और उसमें सजलता है आसमान, उस समय सजल है, जल से युक्त है, गीला है, उसमें नमी है। और ये दर्शाने के लिए कैसे वो स्लेटी रंग का सजल आसमान दिखाई देता है, जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो जो कि अभी गीला ही हो, अर्थात ताज़ा ताज़ा लीपा गया हो, जल्दी ही लीपा गया हो। फिर परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है। सूर्योदय की कुछ लालिमा, वो जो कालिमा है, जो स्लेटीपन है, वो फिर हटने लगता है और कैसा दिखाई देता है आसमान, जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्लेटी कलर का आसमान था उसमें जब लाली आने लगती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिल माने जो सिलवट, एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिसमें मसाला पीसने का काम किया जाता है, तो वो मसाला पीसने वाली सिलवट पे किसी ने केसर वो पवित्रता की द्योतक, ऊर्जा की द्योतक, तिलक इत्यादि में केसर का प्रयोग होता है। पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली सामग्री है केसर। तो केसर लाल होती है, तो केसर को किसी ने उस चौके पे, उस सिलवट पे धुल दिया है, अर्थात उसमें लालिमा आ गई है, अर्थात सूर्योदय अब होने ही वाला है। माने सूर्योदय से ये पहले की घटना है, अब लालिमा निकल चुकी है। फिर आसमान में परिवर्तन होता है, बदलाव माने प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है उस समय। और ये परिवर्तन बहुत ही, अब ये कह रहे हैं कि दूसरा परिवर्तन क्या है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी हो, तो या तो किसी ने ऐसा कि केसर धार्मिक चीज़ों में प्रयोग होने वाली, तिलक लगाने के लिए प्रयोग होने वाली केसर, अथवा स्लेट पर लाल खड़िया चाक से किसी ने कुछ लिखा हो, अर्थात वो अंधेरा गायब हो रहा, प्रकाश आ रहा है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, अंधकार जाएगा, ज्ञान जाएगा और प्रकाश होगा, उजाला आएगा, ज्ञान आएगा। ठीक है, तो यहाँ ज्ञान की भी चर्चा की गई है कि उस समय बच्चे भी पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं, तो किस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने फिर उजेला उसकी जो उषा जो है, उसके सूर्य का जो प्रकाश है, जो लालिमा है, वो निकल आती है। अब नीले नीले आसमान में आसमान नीला है
और उसमें सूर्य का प्रकाश सफ़ेद सफ़ेद उसमें दिखाई देता है। अब कवि को क्या प्रतीत होता, उस समय वो जो झिलमिलाहट है, जो किरणों के निकलने की जो झिलमिलाहट है, कवि को कैसी प्रतीत होती है कि नीले सागर में नीला जल। नीला जल किसका प्रतीक है? शुद्धता का। इसका प्रतीक है शुद्धता का। बिल्कुल शुद्ध जल होगा तो अरे नीला पानी। तो नीले पानी में कोई युवती स्नान कर रही है, नील जल में या नील जल में, नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, चमकती हुई गोरा शरीर किसी युवती का जिस तरह से हिल रहा हो, अर्थात कोई युवती जो है वो स्नान कर रही हो शुद्ध सुंदर नीले पानी के तालाब में। और इस तरह से सूर्योदय होने लगता है, सूर्य निकलने लगता है और उषा का जादू टूट जाता है। जो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा होता है वो स्थायित्व में परिवर्तित हो जाता है और सूर्य निकल आता है। इस तरह से ये कविता का जो भाव है, जो व्याख्या है, वो आपको बताई गई। आप इसको ध्यान से सुने, कमेंट लिखें, समझ में आए, अच्छा लगे ज़रूर लिखें। कोई आपको दिक्कत समस्या हो वो भी आप कमेंट माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम इसको जो अगले इसमें काव्य सौंदर्य इत्यादि है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।